गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए चर्चा कर रहे हैं अपन आज BA फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट अपना ड्राइंग एंड पेंटिंग लेक्चर नंबर 96 है। इससे पूर्व वाले लेक्चर में अपन ने चर्चा की थी किसकी, भरूच के स्तूप की चर्चा कर रहे थे। किसकी कर रहे थे? भरूच का स्तूप। अपने चर्चा की थी कि भरूच का स्तूप किसके समय में बना था, इसके तले का व्यास कितना है, उसके अलावा कौन से पत्थरों का निर्माण किया गया था, इसके तोरण द्वार बने हुए चार दिशा में वो किसका प्रतीक है, और इसके अलावा ये भी चर्चा की थी किस धर्म से संबंधित है। और उसके आगे की चर्चा कर रहे हैं कि भरूच के शिल्प में सबसे उत्कृष्ट अर्धचित्र है वो किसका मिला है? माया देवी का सोपान। कौन सा? माया देवी का सोपान। माया देवी का सोपान। एक माया देवी का सोपान नामक एक चित्र है, एक दृश्य है, चित्र नहीं है, ये मूर्ति शिल्प है। तो ये दृश्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? कहाँ से प्राप्त हुआ है? भरूच के स्तूप से प्राप्त हुआ है। उसके अलावा एक और प्राप्त हुआ है जेतवन का दान। दूसरा कौन सा है? जेतवन का दान। जेतवन का दान भी प्राप्त हुआ है। पहला कौन सा है? माया देवी का सोपान, और दूसरा कौन सा है? जेतवन का दान। ये दोनों दृश्य कहाँ से प्राप्त हुए? ये प्राप्त हुए हैं भरूच के स्तूप से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भरूच के स्तूप से। पहला है माया देवी का सोपान और दूसरा जेतवन का दान। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। ये दोनों कहाँ से मिले हैं? भरूच के स्तूप से। कहाँ से? भरूच के स्तूप से प्राप्त हुए हैं। स्तूप से प्राप्त हुए हैं। भरूच के स्तूप से प्राप्त हुए हैं। ये दोनों को याद रखेंगे। अब सबसे पहले अपन पहले नंबर पे माया देवी का सोपान, इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसकी माया देवी का सोपान पहला कौन सा है? माया देवी का सोपान। इसकी अपन क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए माया देवी का जो सोपान था, इस दृश्य में माया देवी शांत भाव से सो रही है। क्या है इसमें? इससे लिखेंगे इस दृश्य में माया देवी शांत स्वभाव से क्या कर रही है? सो रही है। माया देवी शांत स्वभाव से क्या कर रही है? सो रही है। और रात्रि का समय है। समय कैसा है? रात्रि का समय है। रात्रि का समय है। समय कौन सा था? रात्रि का, यानी कि रात की समय है। इस दृश्य में माया देवी शांत स्वभाव से सो रही है, शांति से आराम से सो रही है। एक कोने में दीपक जल रहा है। एक कोने में क्या है? दीपक जल रहा है। तो एक कोने में क्या हो रहा है? एक कोने में दीपक जल रहा है। दीपक जल रहा है। एक कोने में दीपक जल रहा है। क्या जल रहा है? एक कोने में दीपक जल रहा है। और समय कैसा है? रात्रि का समय है। और किसके बारे में चर्चा हो रही है? माया देवी के बारे में और इसके सोपान के बारे में चर्चा हो रही है। कुछ दासियां हैं वो नींदों में हैं, यानी कि दासियां हैं वो नींदों में हैं। दासियां नींदों में हैं। कैसे है? नींदों में। दासियां कैसी है? नींदों में है। दासियों को क्या आ रही है? नींद आ रही है। तो दासियां नींदों में है। उसके अलावा पलंग के पीछे की ओर एक देव पुरुष खड़ा है। पलंग के पीछे की ओर, जो रानी का पलंग है, माया देवी का पलंग, तो पलंग के पीछे की ओर, पलंग के पीछे की ओर, पलंग के पीछे की ओर एक कौन खड़ा हुआ है? एक पुरुष खड़ा हुआ है। पलंग के पीछे की ओर एक देव पुरुष खड़ा है। पलंग के पीछे की ओर एक देव पुरुष खड़ा हुआ है। देव पुरुष खड़ा हुआ है। खड़ा हुआ है। पलंग के पीछे की ओर एक देव पुरुष क्या है? खड़ा हुआ है। और एक अत्यंत सुंदर हाथी आकाश से दौड़ता हुआ
माया देवी की ओर आ रहा है। तो एक अत्यंत सुंदर हाथी, एक अत्यंत सुंदर हाथी आकाश से दौड़ता हुआ माया देवी की तरफ आ रहा है। एक अत्यंत सुंदर हाथी आकाश से दौड़ता हुआ माया देवी की तरफ आ रहा है। किसकी तरफ आ रहा है? माया देवी की तरफ आ रहा है। और ये जो सुंदर हाथी है, सुंदर हाथी माया देवी के गर्भ में प्रवेश कर रहा है। जो सुंदर हाथी है वो माया देवी के गर्भ में प्रवेश हो रहा है। ये सब कहानी किसके रूप में? सौपन के रूप में। किसके रूप में? सौपन के रूप में। किसको? माया देवी को। कि माया देवी को जब माया देवी सो रही थी तो उसको एक सौपन आता है और वो सौपन में इस दृश्य को देख रही है। किसको? इस पूरे दृश्य को देख रही है कि इस दृश्य में माया देवी शांत स्वभाव से सो रही है और रात्रि का समय है। एक कोने में दीपक जल रहा है और दासियां नींदों में हैं। दासियां कैसे हैं? नींदों में हैं। पलंग के पीछे एक देव पुरुष खड़ा हुआ है। कौन खड़ा हुआ है? एक देव पुरुष खड़ा हुआ है। एक अत्यंत सुंदर हाथी आकाश से दौड़ता हुआ माया देवी की तरफ आ रहा है। किसकी तरफ आ रहा है? माया देवी की तरफ आ रहा है। और सुंदर हाथी माया देवी के गर्भ में प्रवेश कर रहा है। अर्थात भगवान बुद्ध रूपी ये जो सुंदर हाथी था, सुंदर हाथी ये किसके गर्भ में प्रवेश कर रहा है? माया देवी के गर्भ में। किसके में? माया देवी के गर्भ में प्रवेश कर रहा है। ये सीन दिखाया गया है किसमें? माया देवी के सौपन में। तो इस कहानी का जो अंकन है वो अच्छी प्रकार से कहां पर हुआ है? भरूच के स्तूप में हुआ है। इस दृश्य को दिखाया गया है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर का दृश्य है वो है जेतवन का दान। कौन सा है? जेतवन का दान। दूसरे नंबर पे आता है जेतवन का दान। जेतवन का दान दूसरे नंबर पे जेतवन का दान। इसकी कथा का वर्णन है। तो इस कथा में अनाथ पिंडक ने राजकुमार जेत से, किसे? अनाथ पिंडक से। क्या नाम है? अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक। इस अनाथ पिंडक ने राजकुमार जेत से, एक राजकुमार था, राजकुमार, उस राजकुमार का नाम था जेत। क्या नाम था? उस राजकुमार का नाम जेत था। तो इस अनाथ पिंडक ने राजकुमार जेत से उतनी स्वर्ण मुद्राओं के मूल्य पर भी, यानी कि इसने स्वर्ण मुद्राओं पर क्या ली थी? जमीन ली थी, भूमि ली थी, जितनी पर वो बिछ जाए। यानी कि अनाथ पिंडक ने क्या किया? राजकुमार जेत से इसको स्वर्ण मुद्राओं के मूल्य पर ली थी। जेत कौन था? राजकुमार था। तो दोबारा सुनेंगे, ये जो जेतवन का दान है ये कथा के रूप में है और इस कथा में अनाथ पिंडक ने, इसकी बात है अनाथ पिंडक की, इस अनाथ पिंडक ने राजकुमार जेत से उतनी स्वर्ण मुद्राओं के मूल्य पर भूमि ली थी जितनी पर वो बिछा सके। तो अनाथ पिंडक को यह भूमि बुद्ध को दान करनी थी। यह जो भूमि ली थी, किसे ली थी? इस राजकुमार जेत से क्या ली थी? भूमि ली थी। किसने ली थी? इस अनाथ पिंडक ने। इसके बदले में इसको क्या दी थी? सोने की मुद्राएं। क्या दी थी? सोने की मुद्राएं।
इसके बदले में सोने की मुद्राएं दी थी। और इस अनाथ पिंडक ने ये जो भूमि थी ये क्यों ली थी? क्योंकि इसे किसको दान में देना था? भगवान बुद्ध को दान में देना था। किसको दान में देना था? किसको दान में देना था? किसको दान में देना था? किसको देना था? भगवान बुद्ध को। किसको? भगवान बुद्ध को। भगवान बुद्ध को दान में देना था। और दान में कौन देता? ये अनाथ पिंडक। इसलिए इसने सोने की मुद्राओं के बदले में क्या लिया? भूमि ली थी। किसे? राजकुमार जेत से। और भरूच के इस अर्ध चित्र में ये जो मोहरें हैं ये अनाथ पिंडक ने राजा के लिए भिजवाई थी। ये मोहरें किससे खाली हो रही है? ये मोहरें गाड़ी से यानी बैलगाड़ी में भरकर ये मोहरें कहाँ पहुंचाई जा रही है? राजकुमार जेत के महलों में पहुंचाई जा रही है। बैलगाड़ी में भर के मोहरें जा रही हैं और यहाँ पर ये खाली हो रही हैं। कहाँ पर? राजकुमार जेत के राजमहलों में। तो इस दृश्य को बनाया गया है। मोहरें गाड़ी में भरकर उसे उड़ेल कर जमीन पर बिछाई जा रही है और राजकुमार जेत खड़े हुए हैं। जो राजकुमार जेत है ये उस दृश्य में क्या है? खड़े हुए हैं। और अनाथ पिंडक भी जल की झारी लेकर वन का दान कर रहे हैं। जो अनाथ पिंडक है ये क्या? जल की, पानी की एक झारी लेकर क्या कर रहे हैं? वन का दान कर रहे हैं। और एक और बहुत सारी भीड़ खड़ी हुई है। तो इस दृश्य को बनाया गया है किसमें? जेत वन का दान नामक कहानी में या कथा में इसका वर्णन किया गया है। एक अन्य दृश्य में स्तंभ पर अजात शत्रु द्वारा बुद्ध पूजा का दृश्य भी अंकित किया गया है। किसके माध्यम से? अजात शत्रु के द्वारा। किसके द्वारा? अजात शत्रु के द्वारा। अजात शत्रु के द्वारा। अजात शत्रु के द्वारा क्या किया गया है कि एक अन्य दृश्य में स्तंभ पर अजात शत्रु के द्वारा भगवान बुद्ध का पूजा का एक दृश्य है उसे अंकित किया गया है, जिससे राजा अपनी रानियों के साथ में हाथी पर आते हुए अंकित किए गए हैं। जिसपे राजा है वो अपनी रानियों के साथ में किसके ऊपर बैठा हुआ है? हाथी पर सवार होकर आते हुए इस दृश्य को अंकित किया गया है। तो इस प्रकार से आज अपना ये कंप्लीट होता है कौन सा? भरूच का स्तूप। और अब अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में? सांची का स्तूप और भरूच के स्तूप में क्या अंतर है, क्या समानता है, इसके बारे में अपना चर्चा करेंगे और फिर ये लेक्चर अपना कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे अपन, पहले लिखेंगे सांची। भरूच का स्तूप और सांची का स्तूप दोनों में समानताएं और विभिन्नताओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप ये भी मध्य प्रदेश में है और भरूच का स्तूप भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। लेकिन यह है रायसेन जिले में और यह है एमपी के सतना जिले में। तो दोनों का एक पहला अंतर तो यही हो जाएगा। अपन चर्चा कर रहे हैं सांची तथा भरूच का तुलनात्मक विवेचना। कौन सी? तुलनात्मक विवेचना। तो पहले नंबर पे है कि सांची का स्तूप, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है।
रायसेन जिले में है, रायसेन जिले में है। और इधर को पहले नंबर पे लिखेंगे भरूच का स्तूप, भरूच का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में है, सतना जिले में है। ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो पहला तुलनात्मक विवेचना यही हो गई कि दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है लेकिन राज्य एक ही है। दोबारा देखेंगे, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और भरूच का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। कहाँ पर है? सतना जिले में है। दूसरे नंबर का जो तुलनात्मक विवेचना है वो है सांची के अर्ध चित्रों का आकार बड़ा है। सांची के दूसरे नंबर पे लिखेंगे सांची के स्तूप के अर्ध चित्रों का आकार कैसा है? बड़ा है। सांची के अर्ध चित्रों का आकार कैसा है? बड़ा है। अतः वहां समस्त घटना को विस्तार से अंकित किया गया है। अतः वहां पर समस्त घटना को क्या किया गया है? विस्तार से अंकित किया गया है। अतः वहां पर घटना को विस्तार से अंकित किया गया है। इधर दूसरे नंबर पे अपन पढ़ेंगे कि भरूच में जातक कथाओं की पुरुष व नारी आकृतियों में घटना का चित्रण तो हुआ है लेकिन आकृति के मुख पर कोई भाव प्रकट नहीं किया गया है। तो दूसरे नंबर पर लिखेंगे कि भरूच में जातक कथाओं की पुरुष व स्त्री आकृतियों को, यानी भरूच में जातक की कथाओं को और पुरुष व नारी आकृतियों से घटना का चित्रण तो हुआ है। स्त्री आकृतियों से घटना का चित्रण तो हुआ है। घटना का चित्रण तो हुआ है, यानी कि इन आकृतियों में घटना का जो चित्रण है वो तो हुआ है लेकिन आकृति के मुख पर कोई भाव नहीं उत्पन्न हुआ है। लेकिन आकृति के मुख पर कोई भी भाव उत्पन्न नहीं हुआ है। ये दूसरे नंबर का अंतर हो जाएगा। तीसरे नंबर पर सांची में यह कला अधिक विकसित जान पड़ती है। सांची में यह कला अधिक विकसित जान पड़ती है। सांची में यह कला अधिक विकसित जान पड़ती है, अधिक विकसित जान पड़ती है। सांची में यह कला अधिक विकसित जान पड़ती है। इधर को हम तीसरे नंबर पे लिखेंगे कि भरूच में यह कला लोक कला के रूप में अधिक जान पड़ती है। भरूच में यह कला किस रूप में? लोक कला के रूप में। भरूच में यह कला लोक कला के रूप में अधिक जान पड़ती है, यानी कि
लोक कला के रूप में अधिक जानकारी प्राप्त होती है कहां पर, भरूच के स्तूप में। तीसरी होगी सांची में यह कला अधिक विकसित जान पड़ती है। उधर को तीसरे नंबर पे अपन पढ़ रहे हैं, भरूच में यह कला लोक कला के रूप में अधिक जान पड़ती है। चौथे नंबर पे अपन पढ़ेंगे सांची में हमें भरूच की तरह मनोरंजक दृश्य एक भी दिखाई नहीं देता है, जबकि भरूच में अनेक मनोरंजक दृश्य दिखाई देते हैं। तो चौथे नंबर पे भरूच में हमें अनेक मनोरंजक दृश्य दिखाई देते हैं। और इसमें लिखेंगे सांची में भरूच की तरह एक भी मनोरंजक दृश्य अंकित नहीं किया गया है। तो मनोरंजक दृश्य है ये इसमें अंकित नहीं है, और भरूच में हमें अनेक मनोरंजक दृश्य दिखाई देते हैं। ये भी दोनों में एक प्रकार से अंतर है। सांची में भूत की घटनाएं, जातक कथाएं और उसके अलावा अंश और अलंकरण आदि मिलते हैं। सांची में 5वें नंबर में लिखेंगे सांची में हमें अनेक जातक कथाएं, सांची में हमें अनेक जातक कथाएं प्राप्त होती हैं, और बुद्ध के जीवन की घटनाएं भी हमें प्राप्त होती हैं, और उसके अलावा अंश व अलंकरण आदि मिलता है। उसके अलावा अंश व अलंकरण आदि प्राप्त होता है। कहाँ की बात है, सांची की बात है। इधर को अपन भरूच की बात कर रहे हैं। भरूच में क्या लिखा हुआ है कि भरूच के अर्धचित्र काष्ठ की खुदाई के समान जान पड़ते हैं। बुद्ध के भरूच के अर्धचित्र किसकी तरह है, भरूच के अर्धचित्र काष्ठ की, किसकी, काष्ठ यानी होती है लकड़ी, तो काष्ठ की खुदाई के समान जान पड़ते हैं। काष्ठ की खुदाई के समान जान पड़ते हैं, खुदाई के समान जान पड़ते हैं। इसके अलावा कुछ और विशेषताएं और अंतर है इसमें जो अपन चर्चा करेंगे। एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार इतना। आइए चर्चा करते हैं सांची व भरूच के स्तूप में विभिन्नताएं या इनके बीच में तुलनात्मक विवेचना का हम वर्णन कर रहे हैं, जिसमें पढ़ेंगे सांची और एक साइड में भरूच। इस साइड में सांची और इस साइड में क्या है, भरूच है। तो देखिए सांची का स्तूप और इस तरह भरूच का स्तूप। पहले नंबर पे देखेंगे सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कौन से जिले में, रायसेन जिले में। उधर को भरूच का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में। कौन से जिले में, सतना जिले में है। इधर सांची के स्तूप के अर्धचित्रों का आकार बड़ा है। कैसा है, आकार बड़ा है, अतः वहां पर समस्त घटनाओं का विस्तार से अंकन किया गया है। इधर को भरूच में जातक कथाओं की पुरुष व स्त्री आकृतियों से घटना का चित्रण तो हुआ है, यानी घटना का चित्रण तो हुआ है जिसमें पुरुष और आकृति है, लेकिन आकृति के मुख पर कोई भी भाव उत्पन्न नहीं हुआ है। इसके अलावा सांची में यह कला अधिक विकसित जान पड़ती है। सांची की जो कला है ये अधिक जान पड़ती है,
और भरूच में ये कला लोक कला के रूप में अधिक जान पड़ती है। सांची में ये कला, वो भरूच में ये कला लोक कला के रूप में अधिक जान पड़ती है। उसके अलावा चौथे नंबर पे सांची में भरूच की तरह एक भी मनोरंजक दृश्य अंकित नहीं हुआ है। यानी कि भरूच के अंदर क्या हुआ है, भरूच के अंदर अनेक मनोरंजक दृश्य है। यानी कि जैसे यहाँ पर एक बौना व्यक्ति को दिखाया गया है जिसको देखकर हंसी आ जाती है, इसलिए हंसी मजाक वाले दृश्य भी यहाँ पर अधिक अंकित किए गए हैं। उधर 5वें नंबर पर पढ़ते हैं, सांची में हमें अनेक जातक कथाओं का वर्णन मिला है, बुद्ध के जीवन की घटनाओं का वर्णन भी हुआ है, अंश व अलंकरण का भी अंकन यहाँ पर हुआ है। और इधर भरूच के अर्ध चित्रों में काष्ठ की खुदाई के समान, किसके समान, काष्ठ होता है लकड़ी, लकड़ी की खुदाई के समान हमें दृश्य प्राप्त होते हैं। मिटा दिया जाए या आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका उतार लेना, फिर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप। स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से, आराम से उतार लेंगे फिर। या एक बार उतार लो फिर मिटा दिया जाएगा। उतार लिया होगा, बस एक अंतर हो रहा है, वो भी अपन पढ़ लेते हैं। छठे नंबर पे जो जातक कथाएं मिली थी, भगवान बुद्ध की जन्म जन्मांतर की कथाएं, और उसके अलावा बुद्ध जीवन की घटनाएं आदि के बारे में वो लिखेंगे कि जातक कथाओं के दृश्य कौन कौन से, उसके बारे में लिखेंगे। छठे नंबर पे जातक कथाओं के दृश्य यहां से प्राप्त हुए, और इसके अलावा गौतम बुद्ध के जीवन के दृश्य क्या प्राप्त हुए हैं, गौतम बुद्ध के
जीवन के दृश्य, जीवन के दृश्य भी हमें कहां से प्राप्त हुए? सांची के स्तूप से प्राप्त हुए। देवताओं के दृश्य भी हमें प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? देवताओं के दृश्य, देवताओं के दृश्य भी हमें कहां से प्राप्त हुए? सांची के स्तूप से प्राप्त हुए। उसके अलावा साल भंजिकाओं की मूर्तियां भी हमें प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? साल भंजिकाओं की मूर्तियां, साल भंजिकाओं की मूर्तियां, साल भंजिकाओं की मूर्तियां भी हमें प्राप्त हुई है। कहां से? सांची के स्तूप से। और इसके अलावा और क्या प्राप्त हुए? यहाँ से पशु पक्षी व वनस्पतियों का निरूपण भी किया गया है। क्या किया गया है? पशु पक्षियों व मनुष्यों का निरूपण, वह मनुष्यों का क्या किया गया है? निरूपण किया गया है, निरूपण किया गया है। कहां से किया गया है? सांची के स्तूप से। इसके अलावा आलंकारिक अभिप्राय भी हमें कहां से प्राप्त हुआ है? सांची के स्तूप से। आलंकारिक अभिप्राय, आलंकारिक अभिप्राय भी हमें कहां से प्राप्त हुआ है? सांची के स्तूप से। इसके अलावा अब हम चर्चा करेंगे भरूच के स्तूप से। भरूच के स्तूप से बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र, बुद्ध कथाएं, बुद्ध की कथाएं हमें प्राप्त हुई है। बुद्ध चरित्र के अलावा बुद्ध की कथाओं का भी अंकन प्राप्त हुआ है। उसके अलावा जातक कथाएं भी हमें प्राप्त हुई है। कौन सी? जातक कथाएं, जिसमें भगवान बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कथाओं का वर्णन किया गया है। इसके अलावा और क्या प्राप्त हुआ है? अवदान की कथाएं भी हमें प्राप्त हुई है। कौन सी? अवदान की कथाएं, अवदान कथाएं भी हमें कहां से प्राप्त हुई? भरूच से प्राप्त हुई है। और उसके अलावा बौने व्यक्तियों का, बौने व्यक्तियों का अंकन भी हमें कहां से प्राप्त हुआ है? भरूच के स्तूप से। बौने व्यक्तियों का अंकन भी हमें भरूच के स्तूप से प्राप्त हुआ है। उसके अलावा मानुषी बुद्धों से संबंधित दृश्य भी प्राप्त हुए हैं। कौन से? मानुषी बुद्ध, मानुषी बुद्ध से संबंधित दृश्य, मानुषी बुद्ध से संबंधित दृश्य भी हमें प्राप्त हुए। उसके अलावा देव समुदाय भी हमें भरूच से प्राप्त हुआ है। कौन सा? देव समुदाय, देव समुदाय भी हमें कहां से प्राप्त हुआ है? ये भरूच के स्तूप से प्राप्त हुआ है। उसके अलावा तत्कालीन समाज का भी अंकन हुआ है। क्या हुआ है? तत्कालीन समाज का अंकन भी हुआ है। तत्कालीन समाज का अंकन, समाज का अंकन भी भरूच के स्तूप से किया गया है। इसके अलावा पशु जगत को भी अंकित किया गया है। किसको? पशु जगत को भी अंकित किया गया है। पशु जगत को भी अंकित किया गया है। और पशु जगत के अलावा और क्या अंकन हुआ है यहाँ पर? आलंकारिक कला भी यहाँ पर प्रमुख है। आलंकारिक कला, आलंकारिक कला भी प्रमुख रही है। एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। देखो सांची के स्तूप में और भरूच के स्तूप में हम तुलना कर रहे हैं। सांची के स्तूप से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? देखो सांची के स्तूप से जातक कथाओं का दृश्य भी हमें प्राप्त हुआ है। गौतम बुद्ध के जीवन के दृश्य भी प्राप्त हुए हैं। देवताओं के दृश्य भी हमें मिले। साल भंजिकाओं की मूर्तियां भी हमें मिली है। पशु पक्षियों व मनुष्यों का निरूपण भी किया गया है। इसके अलावा आलंकारिक अभिप्राय भी हमें सांची के स्तूप से प्राप्त हुआ है। उसके अलावा बुद्ध चरित्र प्राप्त हुआ है।
बुद्ध की कथाओं से संबंधित दृश्य भी मिले, जातक कथाओं के दृश्य मिले, अवदान की कथाएं मिली है, बोने व्यक्तियों का अंकन भी हुआ है, मानुषी बुद्ध से संबंधित दृश्य भी प्राप्त हुए, देव समुदाय से संबंधित दृश्य भी मिले, तत्कालीन समाज का अंकन भी यहाँ पर हुआ है और पशु जगत का भी अंकन हुआ है और आलंकारिक कला भी प्रमुख रही है। आलंकारिक कला है वो भी यहाँ पर प्रमुख रही है। तो ये हो गया सांची और भरूच के स्तूप में तुलनात्मक विवेचना या अंतर। ये बात दोबारा से देख लो क्या क्या अंतर है। लास्ट के टॉपिक में 6 नंबर का पॉइंट है कि यहाँ पर जातक कथाओं के दृश्य अंकित हुए हैं, गौतम बुद्ध के जीवन के दृश्य भी यहाँ पर अंकित है, देवताओं के दृश्य अंकित है, साल भंजिकाओं की मूर्तियां यहाँ प्राप्त हुई है, पशु पक्षियों व मनुष्यों का निरूपण भी किया गया है। उसके अलावा आलंकारिक अभिप्राय भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, आलंकारिक अभिप्राय। इसके अलावा बुद्ध चरित्र का निर्माण भी यहाँ पर हुआ है, बुद्ध की कथाओं का भी, जातक कथाओं का वर्णन हुआ, अवदान की कथाओं का वर्णन हुआ, बोने व्यक्तियों का अंकन यहाँ से हुआ और मानुषी बुद्ध से संबंधित दृश्य भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। उसके अलावा देव समुदाय और तत्कालीन समाज का अंकन भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा पशु जगत का भी अंकन हुआ है और आलंकारिक कला भी प्रमुख रही है। कौन सी? आलंकारिक कला भी। ये थी आपके सांची और भरूच के स्तूपों में आपस में डिफरेंटता यानी कि विविधता अर्थात विभिन्नता। अब कल अपन नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, तब तक आप इन लेक्चर को सुनेंगे और इसे नोट्स के रूप में तैयार करेंगे। लगभग अपना जो किताब का मैटर है वो 95% कोर्स अपना कंप्लीट हो चुका है। कितना? 95%। 5% बाकी है, अर्थात 2 या 3 चैप्टर बाकी है जो इस दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे और आपके किताब का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और 40% सिलेबस मैंने आपके प्रैक्टिकल से संबंधित करवा दिया है, क्योंकि प्रैक्टिकल की जो लाइव क्लास होती है वो भी आप ज्वाइनिंग करते हो, काफ़ी विद्यार्थी नहीं करते हैं। तो अब लाइव क्लास का जो टाइम है वो 1:50 से 2:20 तक कर दिया गया है ड्राइंग की क्लास का। आप उस समय पर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो। उतार लो एक बार जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो उतार लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। तो अब आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो।
जिन विद्यार्थियों को नोट्स या लेक्चर नहीं मिले हैं ऑनलाइन क्लास से, वो कॉलेज में आके संपर्क करें और यहाँ से जो भी डाटा है आपका जो आपसे वंचित रह गया वो आप कॉलेज से प्राप्त कर लें। और इसके अलावा आपने नोट्स बना लिए होंगे, साथ के साथ में आप इनका अध्ययन भी प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम फिर एक साथ में इतना पढ़ा नहीं जाएगा, याद नहीं किया जा सकता। इसलिए आप अभी से अपना अध्ययन को जारी रखें और फिर एग्ज़ाम की दृष्टि से अपन इन्हें आराम से सोल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।